वो 25 तक बताया था ना पहले से, तो वही उसके बाद वाला पेज आज का था, है ना। चलिए अभी हम लोग देखे थे, क्या कौन सा थ्योरम देखे थे लास्ट डे? बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम को डिराइव करने के लिए भी कहे थे आप लोगों को, रेडी रहने के लिए। रेडी हैं सब लोग, डिराइव कर सकते हैं? फिगर उसमें तो कोई बहुत मुश्किल जैसा फिगर था नहीं। बहुत ज्यादा आसान जैसा फिगर था ना। फिगर के लिए तैयार नहीं है? बर्नौली थ्योरम में सभी लोगों को प्रॉब्लम है, या कितने हैं जो बर्नौली थ्योरम का रिवीजन नहीं किए हैं क्लास से जाने के बाद? सब लोग रिवीजन किए हैं? या तो किए हैं या नहीं किए हैं, बता तो सकते हैं। यस सर। किए हैं ना? ठीक है। तो अब अभी वो क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक टॉरिसेली थ्योरम है, ठीक ना? हाँ, बर्नौली के आगे टॉरिसेली है ना। हाँ, फर्स्ट वाला। थोड़ा सा पानी ले आना तो। ये उल्टा लगा रहे थे क्या? हाँ, तो टॉरिसेली थ्योरम में क्या है और बर्नौली थ्योरम में क्या है? बर्नौली थ्योरम में जो आप पढ़े थे उसको एक बार फिर से देखिएगा। इक्वेशन जो उसका है लास्ट, वो क्या है? प्रेशर P1 प्लस रो GH प्लस हाफ रो और M1 इक्वल टू 1 की जगह 2। मतलब कि यह हो जाएगा P2 प्लस रो GH प्लस हाफ। हाँ, तो ये H1 है और ये H2 है। तो इसको एक साथ एक तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर ये तीन क्वांटिटीज का सम इक्वल ही रहता है, कांस्टेंट ही होता है फ्लूइड फ्लो में, फ्लूइड सप्लाई में, है ना। तो इसमें क्या है? फर्स्ट वाला तो प्रेशर है, इसको तो पहचान सकते हैं। लेकिन ये क्या है? रो GH1, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है?
हाफ रो v1 स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गया ना? तो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर, तीनों का सम टोटल हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम समझ गए कांस्टेंट होता है। तो इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकते हैं ना? बोलिए। हमारा ये जो टॉरिसली प्रिंसिपल है, ये एक स्पेशल केस के लिए है। अब वो स्पेशल केस क्या है उसको समझिए। एक इस तरह का कंटेनर है, और इस कंटेनर में यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, थोड़ा सा तो खाली भी है। इसके बेस से थोड़ा ऊपर एक पास बना हुआ है, काफी नैरो पास। समझ गए? रिजल्ट क्या होगा? यहां से ये फ्लूइड रिलीज होना शुरू हो जाएगा। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, या आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग A2, और यहाँ पे A1 है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेशर की बात करेंगे, ये कैसा जगह है? ओपन जगह है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो ही नहीं सकता है, वो तो कुछ और ही प्रेशर होगा, क्योंकि ये तो एक बंद चैम्बर के अंदर है ना। क्लोज्ड चैम्बर के अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। समझ रहे हैं इतना? तो कोई दिक्कत रही इसमें? नहीं। हाँ हाँ, कांस्टेंट, आप सही बोल रहे हैं। क्लोज चैम्बर के अंदर कुछ भी एक वैल्यू है प्रेशर का। हाँ, कुछ चेंज करेंगे तब तो वो वैल्यू भी चेंज होगा ना। अब अगर इसका बहुत क्या समझिए, कौन सा चीज कांस्टेंट है और कौन सा चीज कांस्टेंट नहीं है, इसको हम कैसे बताते हैं? तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं होता है फिजिक्स में। एक्चुअली पूरा का पूरा फिजिक्स तो किस चीज का स्टडी है? चेंज का स्टडी है। तो जब सब कुछ चेंज होगा तभी उसका आप स्टडी करेंगे। जो चेंज नहीं होगा तो उसका स्टडी आप क्या करेंगे? तो यहाँ सब कुछ चेंज हो रहा है फिजिक्स में। लेकिन क्वेश्चन है कि हम जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जिन वेरिएबल्स को कंसीडर कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज हो रहा है कि नहीं? बात समझे ना? तो हमारा जो सिचुएशन है वो ये स्टील का एक चैम्बर है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे एयर का प्रेशर होगा वो कुछ भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा। लेकिन जब टाइम के साथ यहां से लिक्विड रिलीज होने लगेगा, और जब बहुत सारा लिक्विड रिलीज हो जाएगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड, रिजल्ट क्या होगा? यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। चेंज होगा, लेकिन क्या चेंज होगा ये भी तो बताना होगा ना आपको। प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जितना एयर, गैस इस वॉल्यूम में है, जब लिक्विड रिलीज हो जाएगा तो यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा वॉल्यूम में भी उतना ही एयर है, तो ऑटोमेटिक प्रेशर डिक्रीज होगा,
नहीं, न्यू एयर मास ऐड नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब यहां इन दोनों सिचुएशंस को कंसीडर कीजिए। अब ये जो आपका फ्लूइड है, इसका कोई एक पर्टिकुलर डेंसिटी भी है, रो। याद रखेंगे, बर्नौलीज थ्योरम एक स्पेशल टाइप के फ्लूइड के लिए ही कंसीडर कर सकते हैं आप। ये कौन सा फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मींस उसके डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डेंसिटी तो इसकी कांस्टेंट है फ्लूइड की। जो लिक्विड इस चैम्बर के अंदर है, इस लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है। अब इसमें यहां से जब एयर का, सॉरी, लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो क्वांटिटीज P1, यहां का प्रेशर, वहां का प्रेशर ऊपर वाले का P2, रो, रो तो दोनों का एक ही होगा, कांस्टेंट होगा, जी ये तो कांस्टेंट ही है, H1 एंड H2। तो इसके लिए हाइट के लिए कुछ अलग से कंसिडरेशन करेंगे ना? नहीं, H1 एंड H2। तो इसका ग्राउंड लेवल से जो हाइट है इस पॉइंट का, वो है H1, एंड इस पॉइंट का जो हाइट है वो है H2। क्योंकि आपको पता है ना कि A2 इज ग्रेटर देन A1। तो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज होने के बाद यहां का हाइट कितना डिक्रीज होगा, उसको रिलेट करना है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम का कंसिडरेशन हम आपको पहले भी बताया है, कैसे हम लोग फ्लूइड फ्लो में कैसे वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। नहीं, सपोज कीजिए कि यहां पे जो फ्लूइड का फ्लो है, उसके फ्लो का स्पीड है v1, और यहां पर जो फ्लूइड का फ्लो है उसका स्पीड है v2। तो कोई गिवन टाइम t टाइम में लिक्विड कॉलम यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो v1t, और यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? v2t। कोई दिक्कत, डेल्टा टी भी ले सकते हैं। तो एक जगह पर v1 इंटू डेल्टा टी, और दूसरी जगह पर डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 इंटू डेल्टा टी। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा? नो। क्यों नहीं होगा इक्वल? क्योंकि यहां पे जो लिक्विड कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है। आप अगर 4 बीकर लेंगे, और बीकर का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया सबका डिफरेंट होगा, 1 लीटर वाटर सब में डालेंगे, क्या सबका वाटर लेवल हाइट इक्वल होगा? नहीं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम होगा उसमें हाइट सबसे ज्यादा मिलेगा, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसमें वाटर कॉलम का हाइट कम मिलेगा। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो हाइट सर्टेनली कम होगा। तो ये v1 डेल्टा टी ज्यादा होगा और v2 डेल्टा टी कम होगा। इससे हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पता चलता है, कितना होगा वो तो पता भी नहीं है। अब देखते हैं वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज होगा यहां से, मीन्स यहां से कितना वाटर रिलीज हुआ, आउट हुआ। नहीं, तो वॉल्यूम कैसे कंसीडर करते हैं? लेंथ इंटू एरिया A1, और इसका वॉल्यूम क्या होगा?
लेंथ इंटू एरिया A2 है। अब एक बात याद रखिए, किसी भी पाइप में, बर्नौली थ्योरम में भी आप यही पढ़े हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो आपके पाइप सिस्टम में इन करता है एग्जैक्ट उतना ही वॉल्यूम आउट होगा, ये कंपलसरी है ना। तो यहां जितना वॉल्यूम रिलीज हुआ यहां उतना ही वॉल्यूम डाउन हुआ, नहीं ये तो कंपलसरी है। तो ये दोनों इक्वल होगा, V1 डेल्टा टी और V2 डेल्टा टी वो दोनों इक्वल नहीं था, लेकिन V1 डेल्टा टी इंटू A1 एंड V2 डेल्टा टी इंटू A2 ये दोनों वॉल्यूम है, ये दोनों तो इक्वल होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं, तो V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2, दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू V1 इंटू A1 अपॉन A2 होगा ऐसा। अभी वाले कंडीशन में A2 A1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इफ A2 is much greater than A1, in this case number A1 upon A2 should be close to 0, नहीं, yes or no, बहुत छोटा नंबर होगा। बहुत छोटा नंबर क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता है तो फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है, नहीं, और जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होता है तो फ्रैक्शन टेंड्स टू 0, नहीं, समझ रहे हैं, मतलब बहुत छोटा नंबर है। तो V2 बहुत बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू नहीं, V2 छोटा है किसके कंपैरिजन में, V1 के कंपैरिजन में। यहाँ का स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ वाटर ज्यादा स्पीड से आउट हो रहा होगा और यहाँ का वाटर कम स्पीड से डाउन हो रहा होगा ऐसा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ का एरिया कम है और यहाँ का एरिया ज्यादा है। इस एरिया का रेशियो जितना ज्यादा होगा स्पीड का रेशियो भी अपोजिट में उतना ही ज्यादा होगा, है ना, इनवर्स में होगा। लेकिन इस तरह से आप क्या किए हैं, किस चीज को रिलेट किए हैं, V1 एंड V2, काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म आएगा उसमें तो ये मिलेगा ना। एक ऐसा केस जिसमें ये बिल्कुल पैक्ड है, पैक्ड है तो यहां का प्रेशर P, यहां का प्रेशर PA दोनों डिफरेंट होगा, दोनों जगह का प्रेशर इक्वल नहीं होगा। अगर ये ओपन होता तो यहाँ का प्रेशर भी PA ही होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही इक्वल होता और यहाँ का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही इक्वल होता, लेकिन अभी वाले केस में दोनों जगह का प्रेशर डिफरेंट है। प्रेशर वाला टर्म कौन है, नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट से रिलेटेड होता है और काइनेटिक एनर्जी स्पीड से रिलेटेड होता है। तो स्पीड वाले टर्म में क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड में क्या रिलेशन आएगा, इसका स्पीड इसके V1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, नहीं, V1 बहुत ज्यादा है, V2 कम है। कौन V1 और V2 में ज्यादा कौन है, हाँ, V1 ज्यादा है और V2 कम है। एरिया A1 पे कम है और A2 पे ज्यादा है, ये याद रखेंगे हमेशा। जहां पाइप का थिकनेस ज्यादा होगा वहां लिक्विड का स्पीड कम होगा और जहां पाइप का थिकनेस कम होगा वहां पर लिक्विड का स्पीड ज्यादा होगा।
और इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं जब पाइप से दीवार पे पानी डालना हो, तो क्या करते हैं, उसको पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं। दबा देंगे, एरिया कम हो गया तो स्पीड ज्यादा हो गया, तो मोमेंटम ज्यादा हो गया, तो जो वाटर रिलीज होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकेगा। नहीं, अब देखिए इस सिचुएशन में यहां का जो वेलोसिटी वाला कंसिडरेशन है, प्रेशर एक इसका और इसका दोनों का, तो वन वाले का ही पहले लिखते हैं, पीए प्लस रो, वो तो दोनों जगह इक्वल ही है, जी एच, इसका H1 हाइट है ग्राउंड से, इसका हाइट H2 है, तो पीए जहां है वहां का हाइट है H1 प्लस हाफ रो और V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस क्या, रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बताइए यहां पे V1 V2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक्चुअली A2 A1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एज ए रिजल्ट A1 अपॉन A2 बहुत छोटा नंबर होगा, टेंस टू जीरो, और इतना छोटा नंबर को जब V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत छोटा, जब छोटा नंबर 1 से लेस नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कम हो जाता है। 8 इंटू 0.5, तो रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा, लेस देन 8 नहीं, तो इसका रिजल्ट भी A1 से लेस होगा, नहीं, तो A1 से लेस होगा। लेकिन अभी जो केस आप पढ़ रहे हैं उसमें स्क्वायर है, जब आप छोटा नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है छोटा और बड़ा नंबर का, वो डिफरेंस और भी ज्यादा होता है, हायर पावर में डिफरेंस ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, 3 का स्क्वायर कीजिए और 9 का स्क्वायर कीजिए, 3 और 9 का डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट्स ओनली, लेकिन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, या इसको 8 ही समझिए, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 8 का स्क्वायर 64, तो डिफरेंस कितना हो गया, 50। इसको आप 8 समझ जाइए, क्योंकि 9 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था, ये भी 9 आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 9 से भी कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि ये हायर पावर है ना, लोअर पावर में जो डिफरेंस था, हायर पावर में वो डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और कितना ज्यादा बढ़ेगा, यहां था डिफरेंस 6, यहां का डिफरेंस 55, ये 9 टाइम्स से भी ज्यादा, नहीं, 6 इंटू 9 कितना होता है, 54 ही होता है, उससे ज्यादा है ये, मतलब डिफरेंस दोनों का, नंबर का और उसके स्क्वायर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है यहां भी, क्योंकि ये नंबर V1 V2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होगा। एज ए रिजल्ट ये वाला जो टर्म है वो ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं ना? हाँ, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, ये बर्नौली थ्योरम आप लिखेंगे नहीं, ये तो इसीलिए बताया है कि इसका एप्लीकेशन करना है, इसमें डायग्राम बना लेंगे,
डायग्राम बना के और इसको लिखिए थोड़ा सा तेजी में। टोरिसेली प्रिंसिपल। हो गया। ठीक है, और लोग भी लिख लेते हैं। लिख लिए। ये लास्ट वाला जो इक्वेशन है ये एक्चुअली आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार लिख लिया ना आप, अब दूसरी बार हम कहेंगे तब लिखिएगा। नहीं, हम बोलेंगे तब लिखेंगे। Since V2 is much less than V1, V2 is much less than V1. Hence, higher power of V2 can be neglected. एंड देन क्या होगा रिजल्ट इक्वेशन का, वो हम नहीं लिखते हैं, आप लिखेंगे। केवल ये वाला टर्म नहीं रह जाएगा और इतना इक्वेशन आ जाएगा। V2 का हायर पावर हटा देंगे। लिख लिए हैं। अब 1 मिनट रुकिए सब लोग। बताइए यहाँ पे हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या बचता है? दूसरे साइड में P तो है ना, और यहाँ का PA उस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा? P माइनस PA प्लस
रो जी एच वन यहां भी है, रो जी एच टू दोनों जगह पे है। रो जी एच टू माइनस एच वन। एक्चुअली जो सिचुएशन है इसमें, जो दोनों पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन है, वहां का हाइट का डिफरेंस कितना है, वो तो एच टू माइनस एच वन ही होगा ना। इसका ग्राउंड से हाइट है एच टू यहां का, और यहां का ग्राउंड से हाइट है एच वन। नहीं तो इन दोनों पॉइंट्स का हाइट कितना है, एच टू माइनस एच वन। इन दोनों का डिफरेंस तो इतना ही रह गया ना। तो एच टू माइनस एच वन जो है, इसको हम लोग एच भी कंसिडर कर सकते हैं ना। नहीं, दिस कैन बी रिटन एज P माइनस पी ए प्लस रो जी एच, क्या बोलिए, एंड हाफ रो वी वन स्क्वायर। तो वी वन स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, दिस इंटू टू डिवाइडेड बाई रो। नहीं, इसको जब रो से डिवाइड करेंगे तो इसका तो रो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे एक बच जाएगा ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय रो इंटू जी एच। बोलिए, इतना सब लोग कर सकते हैं ना। एंड देन वी वन इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट पी माइनस पी ए अपॉन रो प्लस जी एच। ओ नो, टू भी तो इधर आएगा। ठीक है ना, लिखिए इतना। यही है आपका टोरिसेली प्रिंसिपल। यहाँ जो टू डिवीजन में है वो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना। हाँ, डायग्राम तो बनाना ही होगा। फिर से क्यों डायग्राम बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे ना। लिख लिया ना। अब यहाँ क्या, अब यहाँ पे समझिए, ये तो उस स्पेशल केस के लिए है ना, जब आपका ये चैम्बर क्लोज्ड है। लेकिन अगर ये आपका चैम्बर ओपन है, इन दैट केस क्या होगा, लिखिए, इफ द चैम्बर इज, if the
या कंटेनर, इफ द कंटेनर इज, हाँ लिखेंगे आप बनाएंगे बंद वाला ही डायग्राम, सारा पढ़ाई उसी पे किए हैं, अब केवल स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ द कंटेनर इज ओपन फ्रॉम अप साइड या फ्रॉम टॉप, ओपन फ्रॉम टॉप, देन, और समझिए यहां का प्रेशर क्या चेंज हो जाएगा, नहीं कांस्टेंट टर्म को अभी छोड़िए, पी जो था कुछ भी वो चेंज होके क्या बन जाएगा, पीए बन जाएगा। एंड इन दैट केस पी माइनस पीए कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पी भी तो पीए ही हो जाएगा ना। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, then V1 is equal to under root 2GH. This is final equation of Torricelli's principle. जब आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फ्री फॉल ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं ना, स्टार्ट वाले जो चैप्टर्स है काइनेमेटिक्स वगैरह उन सब में पढ़ते हैं, तो जब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, अंडर रूट 2GH, और अभी वाले केस में स्पीड कितनी मिल रही है, अंडर रूट 2GH। मतलब कि जब भी कोई कंटेनर में ऐसा केस बने कि वो कंटेनर का टॉप ओपन है और उसके नीचे कोई पॉइंट पे एक पास बना हुआ है जहां से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उस लिक्विड फ्लो का स्पीड क्या होगा, V is equal to under root 2GH, where H is height of top level of liquid from the pass। इस बॉटम नहीं, यहां से नहीं मतलब है, इस पास से मतलब है, हम तो यहां का पोजीशन लिए थे ना। अगर ये इसमें 3-4 पॉइंट होता, बहुत सारे पासेस बन सकते थे ना, तो सब पे स्पीड डिफरेंट होता, क्योंकि यहाँ का हाइट सबसे ज्यादा होगा, यहां से कंसीडर करेंगे तो हाइट कम हो जाएगा तो स्पीड कम मिलेगा, यहां से कंसीडर करेंगे तो हाइट और कम हो जाएगा और स्पीड और कम मिलेगा, क्योंकि हमारा जो हाइट है वो हमेशा जो पास है वहां से टॉप लेयर लिक्विड का जो टॉप ओपन सरफेस है, फ्री सरफेस है, वहां तक का कंसीडर करते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत हुई नहीं, लिख लिए। नया डायग्राम नहीं बनाना है, हो गया, समझ गए। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप किसी भी एक नॉर्मल बॉटल में कर सकते हैं, पिन से होल्ड कर देंगे अलग अलग हाइट पे, डिफरेंट हाइट पे, और आपको मिलेगा क्या कि सबसे लोअर पोर्शन पे जो पास बनेगा वहां पे स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और उसके ऊपर वाले पॉइंट पे जब पास बनाएंगे तो वहां का स्पीड आपको कम मिलेगा। यहाँ ज्यादा स्पीड होगा तो फ्लूइड ज्यादा दूर तक जाके गिरेगा, यहाँ का स्पीड कम होगा और यहाँ का उससे भी कम, और सबसे ऊपर का स्पीड सबसे कम होगा। नहीं, और सब एकदम टॉप पे जब जाएंगे तो ये फ्लो का जो लाइन है, स्ट्रीम लाइन, वो तो दिखेगा भी नहीं, ये वाटर यहाँ से लीक करेगा और इसके साथ साथ ही वो नीचे गिरेगा। नहीं, कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं, टॉरिसेली प्रिंसिपल इतना ही है।
ध्यान रखेंगे, टॉरिसेली प्रिंसिपल एप्लीकेशन है किसका? बर्नौलीज थ्योरम का। नहीं, क्या बताता है टॉरिसेली प्रिंसिपल? टॉरिसेली, speed of liquid flow is equal to speed of free falling object। नहीं, ये थोड़ा सा बुलाइए तो आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम। क्या अभी ठीक है? नहीं ठीक नहीं है, मेरा खुद का आवाज अभी भी रिटर्न हो रहा है। सर संदीप सर का भी हाँ माइक ऑन है इसीलिए। ठीक हो गया। हाँ, तो इसको समझ लिए, कोई दिक्कत रही इसमें? टॉरिसेली प्रिंसिपल को आप सब लोग इसी तरह से डिराइव कर सकेंगे। याद रखिए क्या क्या हम बताए हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम एंड देन टॉरिसेली थ्योरम, इन दोनों को अच्छे से डिराइव करके लिख के आप लाएंगे तभी क्लास होगी। कल हम आप सबका चेक करेंगे कि आप कैसा डेरिवेशन किए हैं। समझ गए? डायग्राम के साथ। हाँ, आज का क्लास यहीं पे क्लोज हुआ। और जो वर्क आपको पहले से दिए हैं उसको भी आप करेंगे। बैठिए सब लोग। टेन 41। हाँ, सब लोग ऑनलाइन में भी देखिए, आपका जो बुक का पेज नंबर है 10.41। एसएल अरोड़ा फिजिक्स है ना आपके पास? यस सर। इसमें पेज नंबर है 9.41, सॉरी 10.41।
और 10.41 में क्वेश्चन नंबर 55। हाँ, एग्जाम्पल है सर क्वेश्चन नंबर 55, एग्जाम्पल नंबर 55। नहीं, क्वेश्चन को सब लोग आप लोग पहले एनालाइज तो कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट स्पीड will the velocity of a stream of water be equal to 20 centimeter of mercury column? फिफ्टी फोर देखिए तो पहले। At what speed will the velocity head of a stream of water be 40 centimeter? बन जाएगा? बन जाएगा तो अभी अब क्यों बनाएंगे? ये तो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ना। बन जाएगा, ये हम आपसे पूछे। क्वेश्चन नंबर 53 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 53, water flows through a horizontal pipe whose internal diameter is 2 centimeter at a speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if water is to emerge at a speed of 4 meter per second? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस प्रिंसिपल को लाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग यही इक्वेशन लाए थे ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और उसी से तो लिखे थे V2 इज इक्वल टू A1 इंटू V1 अपॉन V2, सॉरी V2 इज इक्वल टू V1 इंटू A1 अपॉन A2 लिखे थे ना। तो बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए आप सब लोग, केवल हम नंबर चेंज कर रहे हैं। Water flows through a horizontal pipe. Water flows through a horizontal pipe whose internal diameter is horizontal pipe whose internal diameter is 4 centimeter at a speed of 4 centimeter at a speed of 0.4 meter per second. 0.4 meter per second. What should be the diameter? What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at a speed of 4 meter per second? हाँ, आप सॉल्व कीजिए। बोलिए 4 मीटर पर सेकंड क्या लिखे हैं आप? अभी जो ये हमारा डायग्राम है इसी टाइप का, तो इसमें 4 मीटर पर सेकंड किस चीज को कंसिडर किए हैं आप? लास्ट में 4 मीटर पर सेकंड लिखे हैं ना। जो सर पानी उससे निकल रहा है, और सबसे पहले जो लिखे हैं 0.4 मीटर पर सेकंड, वो क्या लिखे हैं? जो पानी नीचे हो और डायमीटर लिखा हुआ है ना। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन।
बर्नौली थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो डायग्राम बनाए थे समझ गए? देखिए यहाँ पे इस तरह की पाइप है, डिफरेंस क्या था दोनों जगह के हाइट में, ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो सकता है ना। अभी वाले केस में इस क्वेश्चन में हाइट इक्वल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है पाइप को, तो उस केस में ऐसा, समझ गए? नहीं, इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ का स्पीड कुछ और है, यहाँ का स्पीड, दोनों जगह के स्पीड में डिफरेंस है। डायमीटर भी डिफरेंट ही होगा। देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, A2 मिलेगा ना, और जब A2 मिलेगा तो A2 जो एरिया है वो कौन से शेप का एरिया है? जनरली पाइप की जब बात करते हैं तो वो पाइप कैसा होता है? सर्कुलर, हाँ सिलिंड्रिकल मतलब सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा ये आपको बताना होगा, एरिया मिल जाएगा इक्वेशन से। तो एरिया जब मिल गया तो रेडियस मिलेगा, और रेडियस मिलेगा तो डायमीटर मिलेगा। नहीं, थोड़ा सा तेजी में सॉल्व कीजिए, नंबर बताइए कितना आया। कितना आया? ठीक है, ठीक है, और लोगों को भी बनाने दीजिए। जीरो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड बताए थे और 4 सेंटीमीटर आपको डायमीटर बताए थे ना। तो यहाँ पर नोजल का जो डायमीटर मिलेगा वो तो 4 सेंटीमीटर से लेस होना चाहिए। पाइप का डायमीटर यहाँ पे है ना, और नोजल का डायमीटर तो कम होगा ना। जिस पॉइंट पे लिक्विड फ्लो का स्पीड ज्यादा होगा वहां पर डायमीटर कम होगा। क्या? आंसर बताइए, जिसका आया आंसर बताओ।
2/10, नीचे ही √10 भी है, तो इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, और फिर ऊपर √10 भेज सकते हैं और नीचे 10 कर देंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। तो ऊपर कर दीजिए आप √10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5 × 10 50, है ना। चलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन में V1 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में V1 कितना है। अब सब लोग सॉल्व करना बंद करेंगे, सॉल्व करने का टाइम ओवर हो गया। V1 का स्पीड कितना है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। बोलिए इसका कितना टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स ना। तो एरिया का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स। तो ये 10 टाइम्स ज्यादा होगा और ये 10 टाइम्स कम होगा। मीन्स A1 और A2 का रेशियो क्या होगा, A1/A2, या A1 = 10A2, ऐसा होगा रिलेशन, होगा ऐसा, ठीक है। जो भी आएगा, इसको समझे कि नहीं। और जब ये हो गया तो एरिया मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल। यहां का डायमीटर गिवन है ना क्वेश्चन में, कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होता है πr²। तो πr1² लिख देते हैं यहाँ पे, = 10 πr2²। पाई तो कैंसिल ही हो गया ना, तो r1² और यहाँ पे r2², r2 ही तो फाइंड करना है ना। तो r2² = r1/10, r1²/10, और r1 कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है ना। आप उसको सेंटीमीटर में ही रहने दे सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि केवल लेंथ ही है दोनों साइड, नहीं तो सेंटीमीटर में रखेंगे वैल्यू, तो सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर/10, और ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी होगा, नहीं। और फिर अब आप क्या करेंगे, r2 = तो दोनों का रूट हो जाएगा ना। तो r2 = इसका रूट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय √10, तो 2/√10 वो आंसर आएगा। ये जो 10√10 है वो नहीं होगा आंसर, है ना। तो 2/√10 ये रेडियस मिल गया। जब रेडियस मिल ही गया है तो अब क्या फाइंड करना है, डायमीटर इंटू 2, नहीं इंटू 2 करेंगे तो 4/√10 यही होगा ना। 4/√10, 4/10 इंटू √10 लिख सकते हैं ना। 4/10 को क्या लिखेंगे, 2/5। 4/10 को 2/5 नहीं लिखेंगे, इसको नंबर में क्या लिखेंगे आप बोलिए, 4/10√10 ऐसा होगा। और तब = क्या लिखेंगे आप, 2/5√10, नहीं। हाँ तो समझ लिया ना बात को। ये डायरेक्ट क्या लिए हैं हम, डायमीटर ना, किसका है, 2 पॉइंट का है।
और अपना √10 का वैल्यू रखेंगे और आंसर लिखेंगे, छोड़ दीजिए। 3 पॉइंट समथिंग है ना। तो 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर नहीं, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, हम केवल नंबर ही चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन सेम है। एट व्हाट स्पीड विल हाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं आप। द वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर, velocity head of stream of water be 40 centimeter 40 centimeter। सर ये वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम मतलब इसकी बात हम लोग अभी किए नहीं है, है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, या टेम्पररी आप इसको समझ ले सकते हैं कि वेलोसिटी हेड इज v² / 2g। समझ गए। हाँ क्या 40 दिया हुआ है। वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी 40 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी 40 तो क्वेश्चन बुक का है ना, आप कुछ और नंबर लिखेंगे ना। 80 आप कीजिए एक काम, 1 लाख सर 80 लगा 90 लिखिए। 90 आप 90 सेंटीमीटर लिखिए और आंसर बताइए। हम्म टू जी जी v²/2g। सिंपली v इज इक्वल टू √2gh लिखे थे ना हम लोग, नहीं हुआ। फोर्टी टू आया सर मान कैसे आया 42 सेंटीमीटर पर सेकंड 42 हाँ 40 9 कैसे लिखा जी का वैल्यू सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर में क्या है अब वो है मीटर में नहीं चीज यहाँ तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर दिया जी 24 सेंटीमीटर है बड़ा मीटर में बदलना है जी नहीं, सेंटीमीटर में भी रहने दे सकते हैं। अच्छा मतलब कैलकुलेशन से है, सेंटीमीटर मीटर से अभी कोई मतलब रखना नहीं है। मीटर में मतलब सेंटीमीटर क्या मीटर में क्या आंसर आया, सब लोग आंसर बताइए। जिसमें आंसर आया ना यूनिट के साथ अपना आंसर बोलिए। 420 सेंटीमीटर पर सेकंड
420 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ बोलिए आप, क्या आया वो बताइए। 176। तो इसमें रूट कहाँ है? क्या? और भी किसी का कोई आंसर आया है? इसका रूट आप लोग कोशिश कीजिए, ये नॉर्मल सिंपल। हाँ समझिए, मेरे बात को समझिए। अब बात करना बंद कीजिए आप लोग, सुनिए। नंबर को हम इतना ही चेंज किए थे, बुक में लिखा हुआ क्या है 40, और 40 को हम क्या किए हैं 90। इतना चेंज किए जिससे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना बढ़े। नहीं, 40 में क्या आ रहा था आंसर? 40 का अगर रूट करते आप तो क्या आता है रिजल्ट? 2√10। और 90 का क्या आता है रूट? 3√10। तो आंसर को, जो पहले से आंसर है उसको 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करना, बस इतना ही आंसर काम करना था। पहले से आंसर है 280 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आया? 140 इंटू 3। यही आया। दोनों स्क्वायर करने पे वही आता है, नीचे वाले का भी। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब कि जब आप लोगों को रूट करना ही है तो पहले मल्टीप्लाई करके बाद में रूट क्यों करते हैं? पहले ही रूट कर दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, ये इजी रास्ता है ना। देखिए स्टूडेंट जो मैथ्स के हैं, मीन्स जिस समय आप मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस समय आप बहुत लेंदी मैथ सॉल्व कर सकते हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप दूसरे सब्जेक्ट में हैं अदर देन मैथ्स, तो आप मैथ्स को बहुत ज्यादा सॉल्व मत कीजिए, मैथ्स को हमेशा शॉर्ट में कीजिए। नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन में मैथ्स ही मेन हो जाएगा और फिजिक्स गायब हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको फिजिक्स ही समझना है, मैथ्स ही केवल समझते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैथ्स को इजी करने का ये एक रास्ता है, जहां कहीं भी जब आप पहले से जानते हैं कि रूट करना ही है, पहले ही रूट कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके पहले बड़ा नंबर कर दिए, अब इतना बड़ा नंबर का रूट करने में आपको दिक्कत हो रही थी नहीं, और शुरू में जो छोटा छोटा नंबर था वो ऐसा नंबर, अब जैसे 90 है, 90 का रूट आप जल्दी से बता सकते हैं 3√10 होगा, इतना बड़ा नंबर में बताने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है। मैथ्स का जो स्टूडेंट है वो थोड़ा ज्यादा लेंदी नंबर को भी कर सकता है सॉल्व, मैथ्स का काम ही नहीं है, हमारा फिजिक्स का काम है। नहीं, मैथ्स का कहने का मतलब मैथ्स के क्लास में, मैथ्स के टेस्ट में आप जो भी कीजिए, फिजिक्स में खूब ज्यादा मैथ्स मत बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 55, एग्जांपल नंबर 55। नंबर हम चेंज करके बोलेंगे और वही लिखिएगा। एट व्हाट स्पीड विल the velocity of a stream अब आप लोग बोलना बंद कीजिएगा, केवल सुनिएगा, ठीक ना, और लिखना है। एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी ऑफ अ stream of water be equal to 80 centimeter of mercury column, 80 centimeter of mercury column
स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कितना लेना है? 10। हाँ, इस क्वेश्चन में जितना आपको चाहिए उतना ही से आप काम करेंगे, ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं आपको। कुछ नहीं, उसके लिए करना है जो नंबर है इंटू 13.6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 80 का अलग होगा, सब चीज का अलग होगा। 80 का क्या अलग होगा? उसको मल्टीप्लाई कर देना है 13.6 से, तो हम 80 का क्या करना है? तब आ गया 40√136। जो भी आया, तो क्या आया इसमें? 40√136। v वेलोसिटी फाइंड किए, ये तो h मिला होगा ना? V में बोलिए तो कितना आया v? 40√136। 40√136। बाकी लोग बताएंगे। सभी लोगों का आंसर इतना ही आया है? कुछ नहीं, हमको इसी फॉर्मेट में आंसर लाके बताइए। √136 इंटू कितना आया? आप लोग बात को नहीं समझ रहे हैं, आप लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं। उतना हम क्यों करें फिजिक्स में? आपका कितना आंसर आया? फोर जीरो 1360 6022 1360। और बाकी लोगों का? सब लोगों का सेम आंसर है। हाँ तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। पेज नंबर 10.45, पेज नंबर 10.45। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 20 लीटर्स पर मिनट वॉल्यूम। हाँ,
इस एक्सरसाइज को पूरा आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे। चलो